जरा इमेजिन कीजिए 2011 का वो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। वानखेड़े स्टेडियम की वो रात। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी का वो विजयी छक्का और रवि शास्त्री की वो गूंजती हुई आवाज, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। हाँ, वो लाइन तो जैसे इतिहास में दर्ज हो गई है। सही कहा। और उस रात अक्सर लोगों को लगा कि सबसे बड़े हीरो, सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर धोनी ही थे। मैन ऑफ द मैच भी उन्हें मिला था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब कैसा ट्विस्ट? अगर मैं कहूं कि एक कंप्यूटर ने, यानी एक एआई ने उस पूरे मैच का डेटा खंगाला और उसका निष्कर्ष ये था कि उस मैच का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी धोनी नहीं था। अरे, तो फिर कौन था? हारने वाली टीम का एक बल्लेबाज। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई का ये रिजल्ट सिर्फ रनों पर आधारित नहीं था। तो किस पर था? इस बात पर था कि उस दिन कमेंटेटर्स ने क्या और कैसे बोला। सच में? जब मैंने ये वाली रिसर्च पढ़ी थी तो मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। बिल्कुल, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम क्रिकेट के एक ऐसे पहलू को खंगालने वाले हैं जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, यानी हमारी क्रिकेट कमेंट्री। सही बात है, अक्सर हम सिर्फ बैट और बॉल पर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। और आज इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जो सोर्सेज है ना, उनमें खेल पत्रकारिता के बेहतरीन लेख हैं, जस्टिन लैंगर जैसे दिग्गजों के नोट्स हैं, विजडन की आइकॉनिक पलों की लिस्ट भी हमारे पास। हाँ, और सबसे दिलचस्प जेएनयू का वो एकेडमिक रिसर्च पेपर है जिसने इस वर्ल्ड कप वाले डेटा का खुलासा किया है, जो कमेंट्री को डेटा साइंस के नजरिए से देखता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कमेंट्री सिर्फ मैच का हाल सुनाने से शुरू होकर एक आर्ट फॉर्म बनी, कैसे उसने जेंडर के बैरियर्स तोड़े और अब कैसे डेटा साइंस और एआई इसका इस्तेमाल खिलाड़ियों का असली इम्पैक्ट नापने के लिए कर रहे हैं। एकदम सही। लेकिन देखिए, इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मशीन और डेटा को थोड़ा साइड में रखना होगा। हाँ, पहले इंसान की बात करनी होगी। बिल्कुल, उस जादू की बात करनी होगी जो एक इंसान की आवाज पैदा करती है। अगर मैं कमेंट्री को समझना चाहूँ तो मुझे ये किसी फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर जैसी लगती है। बैकग्राउंड स्कोर, दिलचस्प तुलना है। हाँ, लाइक अगर आप एक इंटेंस सीन में बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक डाल देंगे तो सीन का मजा किरकिरा हो जाता है। ओवर पावर कर देता है वो। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो म्यूजिक सही वक्त पर आए तो सीधा रोंगटे खड़े कर देता है। पर मैं सोच रही थी कि एक महान आवाज बनती कैसे है। इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। मतलब जस्टिन लैंगर ने महान कमेंटेटर रिची बेनो पर जो लिखा है उसके मुताबिक। क्या लिखा है उन्होंने? उनके मुताबिक एक महान आवाज वो है जो ये जानती हो कि कब चुप रहना है। चुप रहना मतलब बोलने के प्रोफेशन में चुप रहना सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल। ये थोड़ा विरोधाभासी यानी पैराडॉक्सिकल नहीं है? सुनने में लगता है, लेकिन असल में ऐसा ही है। आज के दौर को देखिए, हर एक खाली सेकंड को शब्दों से या स्टेट से भरने की एक बेचैनी सी रहती है। हाँ, विज्ञापनों से भी भर देते हैं। सही कहा, लेकिन बेनो ऐसा नहीं करते थे। जस्टिन लैंगर ने 2003 के बॉक्सिंग डे टेस्ट का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा शेयर किया। अच्छा, क्या हुआ था उस मैच में? लैंगर क्रीज पर थे, भयंकर दबाव था। वो हर गेंद से पहले क्रीज पर एक निशान बनाते और उसे घूरते रहते, फोकस करने के लिए। हाँ, तो कमेंट्री बॉक्स से बेनो ने ये देखा और सिर्फ इतना कहा, लैंगर इतने शांत दिख रहे हैं मानो वो ध्यान कर रहे हों। बस इतना ही? हाँ। उसके बाद एकदम सन्नाटा। बेनो ने टीवी देखने वालों को उस पल की टेंशन को महसूस करने दिया। उनका एक शब्द मार्वलस 1000 शब्दों के बराबर होता था। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, क्यों? देखिए, खामोशी एक चीज है, लेकिन कभी कभी हमें उस प्योर एनर्जी, उस पागलपन की जरूरत होती है जो स्टेडियम में बैठे 60,000 लोग महसूस कर रहे होते हैं। आपका इशारा किस तरफ है? मुझे तो 2016 की T20 वर्ल्ड कप का वो पल याद आता है जब कार्लोस ब्रैथवेट ने लगातार 4 छक्के जड़े थे। ओहो, इयान बिशप की कमेंट्री। बिल्कुल, जब बिशप माइक पर चीख पड़े थे, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट। अब सोचिए, अगर वहाँ बिशप खामोश रहते तो क्या वो पल इतना आइकॉनिक बन पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक अलग स्पेक्ट्रम की बात की है और वो भी उतना ही जरूरी है ना? वो एग्रेशन चाहिए होता है। हाँ, बिशप की वो लाइन इतिहास में दर्ज हो गई क्योंकि उस पल को उसी एग्रेशन की जरूरत थी। और इसी स्पेक्ट्रम पर एक नाम और आता है,
रवि शास्त्री। अरे शास्त्री जी के वन लाइनर्स की तो अलग ही फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। उनकी वो ट्रेसर बुलेट वाली लाइन तो लाइक हर भारतीय क्रिकेट फैन के डीएनए में बस चुकी है। हाँ एकदम। लेकिन मुझे ना उनका ह्यूमर बड़ा कमाल का लगता है। जैसे 2010 के आईपीएल में जब रॉबिन उथप्पा जबरदस्त फॉर्म में थे। अच्छा, वो इडली डोसा वाला कमेंट। हाँ, शास्त्री जी ने माइक पे कहा था, ये कोई इडली या डोसा नहीं है, ना ही मेदू वड़ा है, ये उथप्पा है। हाँ हाँ, और वो बड़े स्पॉन्टेनियस होता है उनका। बिल्कुल नेचुरल। हाल ही में 2024 के केप टाउन टेस्ट में देखिए, जब भारत 153 पर 4 विकेट से महज कुछ ही गेंदों में 153 पर ऑल आउट हो गया। उफ, वो कोलैप्स। क्या कहा था उन्होंने? शास्त्री का रिएक्शन था, अगर कोई वॉशरूम गया हो और वापस आए तो भारत 153 पर ऑल आउट हो चुका है। ये बहुत फनी है। ये जो ह्यूमर है ना, ये गेम की नीरसता को तोड़ता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन देखिए, जब आप इतनी स्पॉन्टेनियस और लाइव चीज कर रहे हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के, तो गलतियां भी होंगी। एग्जैक्टली। टाइमिंग तो कभी ना कभी बिगड़ेगी ही। जब टाइमिंग सही होती है तो वो इतिहास बन जाता है, लेकिन जब टाइमिंग गलत होती है तो विवाद होते हैं। हाँ, मुझे लगता है असली ड्रामा तब शुरू होता है। विजडन के सोर्सेज में उन पलों की बड़ी मजेदार लिस्ट है जहां कमेंटेटर्स आपस में ही भिड़ गए या उनसे लाइव माइक पर भारी गलतियां हुई। वो जो अनफिल्टर्ड पल होते हैं ना, वो ब्रॉडकास्ट को बहुत मानवीय बना देते हैं। इंसान है तो गलती करेंगे ही। कोई उदाहरण याद आ रहा है आपको? जैसे बिल लॉरी और टोनी ग्रे की मशहूर नोक-झोंक। अरे हाँ, चैनल 9 के दिनों की बात है ना ये। बिल्कुल, जब दोनों कमेंट्री कर रहे थे, टोनी ग्रेग ने बातों बातों में बिल लॉरी को ताना मार दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप वो कप्तान हैं जो दक्षिण अफ्रीका में 4-0 से हार कर आए थे। ओहो, ये तो सीधा वॉर था। हाँ, कोई और होता तो शायद बात घुमा देता, लेकिन लॉरी ने सीधा पलटवार किया। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हाँ, और तुम वो इंसान हो जिसने पैसों के लिए अपनी इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ दी थी। बूम, ये तो सीधा पर्सनल अटैक हो गया लाइव टीवी पे। बिल्कुल, और सिर्फ आपसी नोक-झोंक नहीं, माइक पर जो ब्लूपर्स होते हैं वो भी कमाल है। ब्लूपर्स मतलब जो अजीब आवाजें या गलतियां हो जाती हैं। हाँ, 2010 के गाबा टेस्ट का वो किस्सा लीजिए, जहां नासिर हुसैन और डेविड गावर एक साथ थे। अच्छा, वो कुर्सी वाला इंसिडेंट। हाँ, अचानक लाइव टीवी पे एक बड़ी ही अजीब सी चीख सुनाई दी, गा। क्योंकि किसी ने पीछे से डेविड गावर के पैर पर कुर्सी चढ़ा दी थी। मैंने देखा है वो क्लिप। बिल्कुल, मुझे याद है नासिर हुसैन उस वक्त चाहकर भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सब ब्रॉडकास्ट की गरिमा यानी डिग्निटी को कम नहीं करता? मतलब आप किस सेंस में कह रही हैं? मेरा मतलब है 2011 में नासिर हुसैन ने ही भारतीय फील्डर्स को लाइव टीवी पर गधा या डोंकीज कह दिया था। हाँ, वो काफी बड़ा विवाद था। बिल्कुल, जिस पर रवि शास्त्री ने ऑन एयर ही उनसे तीखे सवाल किए थे। बात तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि औपचारिक शिकायत की मांग हो रही थी। सही बात है। तो क्या ये सब एक जेंटलमैन गेम के खिलाफ नहीं है? देखिए, इसमें नजरिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्टिंग के नजरिए से देखें तो टेस्ट मैच के 5वें दिन जब पिच पर कुछ खास नहीं हो रहा होता, जब गेम स्लो हो जाता है, हाँ, तब ये बंटर या विवाद ही दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखते हैं। दर्शक सिर्फ बैट और बॉल का टकराव नहीं देखना चाहते, वो ड्रामा भी चाहते हैं। बिल्कुल, वे कमेंट्री बॉक्स की डायनामिक्स को भी एंजॉय करते हैं। हालांकि दर्शकों तक ये डायनामिक्स सिर्फ एक बॉयज क्लब तक ही सीमित थी। ये बहुत अहम पॉइंट उठाया आपने। हाँ। कमेंट्री बॉक्स का जो वाइब था ना, वो सच में बहुत ही मेल डोमिनेटेड था। ऐसा लगता था जैसे रिटायर्ड पुरुष खिलाड़ियों का एक एक्सक्लूसिव क्लब हो। बिल्कुल, एक जमाने तक तो ऐसा ही था। वो दरवाजे टूट रहे हैं, बदलाव आ रहा है। और इसकी शुरुआत अंजुम चोपड़ा और डायना एडोल्जी जैसी पूर्व महिला खिलाड़ियों के मेन स्ट्रीम कमेंट्री में आने से हुई। हाँ, उन्होंने रास्ता खोला है। उन्होंने ये साबित किया कि क्रिकेट की गहरी समझ या तकनीकी विश्लेषण पर किसी एक जेंडर का कॉपीराइट नहीं है। सही कहा, और मैंने खुद इस अंतर को महसूस किया है टीवी देखते हुए। कैसे? जैसे देखिए, एक आम पुरुष कमेंटेटर शायद किसी अच्छी गेंद को देखकर सिर्फ इतना कहे कि वाह क्या तेज गेंद थी, बैट्समैन बीट हो गया। बहुत ही जेनेरिक बात। एग्जैक्टली। लेकिन जब झूलन गोस्वामी जैसी लेजेंड माइक पर होती हैं, तो वो बताती हैं कि देखिए, इसका रिलीज पॉइंट थोड़ा आगे था और सीम पोजीशन एकदम सीधी थी। ओहो, वो टेक्निकल डिटेल्स में जाती हैं। हाँ, वो बताती हैं कि इसीलिए गेंद पिच पर पड़ने के बाद इतनी तेजी से स्किड हुई। वो सीधे मैकेनिज्म पर बात करती हैं। ये बहुत जरूरी है गेम को समझने के लिए। और मिताली राज का तो पूरा अप्रोच ही उनके खेलने के अंदाज जैसा।
लाइक बहुत क्लासिकल और अनुशासित है। और इसका एक बहुत बड़ा असर होता है। मेरा मानना है कि ये सिर्फ डाइवर्सिटी या विविधता के लिए बॉक्स टिक करने वाली बात नहीं है। तो और क्या है इसके पीछे? जब ये महिला विश्लेषक स्क्रीन पर आती हैं जी। और इतनी गहरी तकनीकी बात करती हैं, तो वो एक तरह का इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट क्रिएट करती हैं। सम्मान मिलता है उन्हें। बिल्कुल, वो अगली पीढ़ी की लड़कियों को ये दिखाती हैं कि क्रिकेट सिर्फ खेलने तक सीमित नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग में भी स्कोप है। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग के इकोसिस्टम में भी तुम्हारी एक मजबूत जगह हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगी। जी पूछिए। पूर्व खिलाड़ियों के आने से तकनीकी गहराई तो आई, ये बात तो हम मान गए, लेकिन हमने मयंती लैंगर, संजना गणेशन जैसी मॉडर्न प्रेजेंटर्स का भी उदय देखा है। अब इनका बैकग्राउंड हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिकेट का तो नहीं होता। सही बात है। इनका मुख्य फोकस होता है ऑडियंस रिटेंशन पर, शो को मजेदार और आसान बनाने पर, एंगेजमेंट बढ़ाने पर। एग्जैक्टली। तो क्या आपको नहीं लगता कि इनके आने से जो एक विशुद्ध प्योर क्रिकेटिंग एनालिसिस होता था, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया है? ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो लोग पूछते हैं, है ना? क्या हम गेम को कुछ ज्यादा ही पॉप कल्चर नहीं बना रहे हैं? देखिए, मैं इसे डाइल्यूट कहना सही नहीं मानूंगा, मैं इसे डेमोक्रेटाइज करना कहूंगा। डेमोक्रेटाइज मतलब आप इसे पॉजिटिव वे में देख रहे हैं? बिल्कुल। अब सोचिए, अगर आप स्क्रीन पर बैठकर बहुत ही भारी तकनीकी बातें कर रहे हैं जो आम दर्शक के सिर के ऊपर से जा रही हैं, तो उसका फायदा क्या है? ये बात भी है, हर कोई तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होता। वही तो, ये मॉडर्न प्रेजेंटर्स दरअसल एक ब्रिज का काम करती हैं। एक पुल की तरह? हाँ, वे एक्सपर्ट्स के उस भारी ज्ञान को एक ऐसी आम और मनोरंजक भाषा में ट्रांसलेट करती हैं जिससे वो इंसान भी समझ सके जो शायद सिर्फ वीकेंड पर क्रिकेट देखता है। अच्छा, तो वो उस हार्डकोर डेटा और आम फैन के बीच की कड़ी है। एग्जैक्टली। चलिए, अब डेटा की बात चलिए तो मुझे उसी विषय पर आना है जो हमने शो के शुरू में छेड़ा था। वो JNU वाला रिसर्च पेपर। हाँ, वो मेरे लिए बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा है। मतलब हमने देखा कि कैसे इंसान अपनी आवाज, अपने जज्बात, अपनी गलतियां कमेंट्री में लाते हैं। पर क्या होगा अगर हम इन इंसानों को ही हटा दें और उनके बोले गए शब्दों को सिर्फ रॉ डेटा मान लें? यही वो JNU का रिसर्च पेपर है जिसका नाम है इम्पैक्ट कैलकुलेशन ऑफ द प्लेयर्स यूजिंग द क्रिकेट कमेंट्री कॉर्पस। नाम तो बड़ा भारी है इसका। हाँ, लेकिन काम बहुत ही बोल्ड है। इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP और AI का इस्तेमाल करके ये नापने की कोशिश की है कि कमेंट्री के आधार पर किस खिलाड़ी का कितना इम्पैक्ट रहा। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब एक कंप्यूटर कोड ये कैसे समझ सकता है कि मैच में असल में क्या हो रहा है? वो शब्दों को प्रोसेस करता है। मुझे बिल्कुल बेसिक से एक 5 साल के बच्चे की तरह समझाइए कि ये मशीन आखिर पढ़ क्या रही है। ठीक है, चलिए इसे बहुत आसान बनाते हैं। इस रिसर्च में बताया गया है कि कमेंट्री के किसी भी वाक्य के 2 हिस्से होते हैं। ओके, कौन से 2 हिस्से? पहला है फिक्स्ड हिस्सा। फिक्स्ड मतलब? जैसे कमेंटेटर ने कहा, बुमराह टू वार्नर, नो रन। ठीक है, ये तो सिर्फ फैक्ट हो गया। बिल्कुल, ये एक तथ्य है, इसमें कोई भावना नहीं है। हाँ। दूसरा होता है वेरिएबल हिस्सा। वेरिएबल में क्या होता है? जैसे उसी गेंद पर कमेंटेटर कहें, क्या जादुई गेंद थी बुमराह की, वार्नर का तो दिमाग ही सुन्न हो गया। ओह, इस वेरिएबल हिस्से में असली जज्बात और मैच का कॉन्टेक्स्ट छुपा होता है। अच्छा, तो मशीन इन शब्दों को पढ़ती है? हाँ। लेकिन मशीन को कैसे पता कि जादुई गेंद अच्छी बात है या बुरी बात? मशीन के पास तो दिमाग नहीं है ना। यहीं पर सेंटिमेंट एनालिसिस काम आता है। सेंटिमेंट एनालिसिस ये कैसे काम करता है? जादुई या शानदार शब्द को उसने +2 स्कोर दे दिया। ओके। और किनारा लगा या खराब शॉट को उसने -1 स्कोर दे दिया। अच्छा, तो वो शब्दों को कैलकुलेट कर रही है। बिल्कुल, वो इन सब वाक्यों को स्कैन करके एक ओवरऑल पोलैरिटी स्कोर निकलती है। पोलैरिटी स्कोर मतलब ये देखने के लिए कि टोन पॉजिटिव थी या नेगेटिव। एग्जैक्टली। हाँ, कि कमेंटेटर की टोन कितनी पॉजिटिव थी या कितनी नेगेटिव। समझ गई। और एक और चीज, ये NER क्या है जिसका पेपर में जिक्र है? नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। हाँ, NER ये मशीन को ये पहचानने में मदद करता है कि तारीफ या आलोचना किस खिलाड़ी की हो रही है। मतलब NER बेसिकली एक डिजिटल हाइलाइटर पेन की तरह है। हाइलाइटर कैसे? जैसे आप 500 पेज की किताब स्कैन करें और वो सिर्फ मुख्य किरदारों के नाम हाईलाइट कर दें कि ये बात धोनी के बारे में हो रही है या ये बुमराह के बारे में। वाह, ये बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपकी। थैंक यू।
तो अब देखिए, जब मशीन ने सेंटिमेंट एनालिसिस से टोन पकड़ ली हाँ और NER से खिलाड़ी को पहचान लिया, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने एक फॉर्मूला बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर या MIP। मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या डेटा पॉइंट्स डाले गए? जाहिर है सिर्फ कमेंट्री तो नहीं होगी इसमें। नहीं, सिर्फ कमेंट्री नहीं थी। इसमें रन, गेंदे, स्ट्राइक रेट, ये सब बेसिक आंकड़े तो थे ही। वो तो जरूरी है। साथ ही मैच की स्थिति, जैसे पावर प्ले चल रहा है या डेथ ओवर है। कॉन्टेक्स्ट के लिए एक डिफिकल्टी स्कोर भी था डिफिकल्टी स्कोर मतलब? कि विरोधी टीम का बॉलिंग अटैक कितना मजबूत है, पिच कैसी है, और अंत में उस खिलाड़ी के लिए कमेंट्री का वो पोलैरिटी स्कोर। अच्छा, इन सब को मिलाकर फाइनल MIP रेटिंग बनती है। तो अब वापस आते हैं हमारे उस 2011 वर्ल्ड कप फाइनल वाले खुलासे पर। हाँ, वो सबसे बड़ा सस्पेंस। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि इस मशीन ने धोनी से ज्यादा इम्पैक्ट स्कोर महिला जयवर्धने को कैसे दे दिया? धोनी ने तो हमें वर्ल्ड कप जिताया था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसे थोड़ा डेटा के नजरिए से देखिए। बताइए। जयवर्धने ने उस दिन 103 रन बनाए थे, सिर्फ 88 गेंदों में। वो तो बहुत शानदार पारी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी वो डिफिकल्टी स्कोर और मैच का कॉन्टेक्स्ट। मतलब जब वो बैटिंग करने आए थे? जब जयवर्धने बैटिंग करने आए तो श्रीलंका का स्कोर बहुत खराब था और वो भारत के होम ग्राउंड पर खेल रहे थे एक जबरदस्त बॉलिंग अटैक के सामने। हाँ, दबाव तो बहुत था उन पर। तो मशीन ने जब कमेंट्री का डेटा स्कैन किया तो पाया कि कमेंटेटर्स ने जयवर्धने की पारी के दौरान एक्सट्रीम पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल किए थे। अच्छा। उनका जो स्ट्रगल था और फिर उनका जो क्लास था, दोनों कमेंट्री में बहुत स्ट्रांगली रजिस्टर हुए थे। मशीन ने वो कैच कर लिया। तो फाइनल स्कोर क्या था उनका? जयवर्धने का इम्पैक्ट स्कोर था 0.967। ओके, और बाकियों का? गौतम गंभीर का स्कोर था 0.594 और MS धोनी का था 0.536। बाप रे, इतना बड़ा गैप। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब धोनी बल्लेबाजी करने आए तब तक गंभीर एक बेस बना चुके थे। अच्छा, तो हालात उतने मुश्किल नहीं थे। हाँ, हालात उतने मुश्किल नहीं थे जितने जयवर्धने के समय थे। मशीन ने सिर्फ अंत का वो छक्का नहीं देखा, उसने पारी के पूरे दबाव को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। ये वाकई में पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब ये डेटा हमें उन परफॉर्मेंसेस की असली वैल्यू बता रहा है जो शायद हारने वाली टीम में होने के कारण लोग भुला देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ इस AI को चैलेंज करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, क्या डाउट है आपका? देखिए, इंसान की भाषा बहुत पेचीदा होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सहमत हूँ। क्या ये फॉर्मूला रवि शास्त्री के ट्रेसर बुलेट वाले इमोशन को समझ पाएगा? ये एक अच्छा सवाल है। या मान लीजिए अगर कोई कमेंटेटर ताने के रूप में या सार्काज्म में कहे कि वाह क्या ब्रिलियंट शॉट था, सीधा फील्डर के हाथ में। हाँ, तो सेंटिमेंट एनालिसिस तो ब्रिलियंट सुनकर उसे +2 दे देगा ना? क्या एक कंप्यूटर सच में इंसानी सार्काज्म समझ सकता है? आपने बिल्कुल रिसर्च पेपर की सबसे बड़ी लिमिटेशन पर उंगली रखी है। मतलब रिसर्चर्स को भी ये पता है? हाँ, खुद रिसर्चर्स ने माना है कि AI के लिए सरकाज़म, स्थानीय मुहावरे या कमेंटेटर्स का अपना एक खास स्लैंग समझना बहुत मुश्किल होता है। ये तो बहुत बड़ी कमी है। और इसके अलावा एक और बड़ा रिस्क है। क्या रिस्क है? बायस, यानी पक्षपात। बायस? मशीन में बायस कैसे आ सकता है? मशीन में नहीं, इंसान में। अगर कमेंट्री बॉक्स में बैठा इंसान किसी खास खिलाड़ी या टीम को लेकर पहले से बायस्ड है, अच्छा, और वो उसकी खराब गेंद पर भी अच्छी बातें बोल रहा है, तो मशीन तो उस इंसान के शब्दों को सच मान लेगी ना। ओहो। मशीन वही सीखेगी जो हम उसे खिलाएंगे। एग्जैक्टली। तो अगर इंसान के डेटा में बायस है तो AI के रिजल्ट में भी बायस होगा ही। ये तो बहुत बड़ा कैच है इस पूरी रिसर्च में। बिल्कुल है। लेकिन फिर भी एक बात तो माननी पड़ेगी, ये उन हिडन जेम्स को सामने लाने का एक गजब का तरीका है। हिडन जेम्स मतलब? जैसे कई बार टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज मुश्किल पिच पर सिर्फ 30 रन बनाता है, लेकिन वो 30 रन किसी के 100 रन से ज्यादा भारी होते हैं। हाँ, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। हमारी जो आम स्टेटिस्टिक्स है वो उससे सिर्फ 30 रन दिखाएगी, लेकिन कमेंट्री का ये AI डेटा बताएगा कि उस वक्त मैच में कितना खौफ था और कमेंटेटर्स कितने हैरान थे। सही कहा आपने। ये पारंपरिक आंकड़ों को नकारता नहीं है, बल्कि उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है। मैं इसे गेम को देखने का एक नया 3D चश्मा कहूंगा। 3D चश्मा, क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें, हमने शुरू किया था इंसान की आवाज से, रिची बेनो की वो सन्नाटे वाली महानता, इयन बिशप का वो जुनून जो खून में उबाल ला दे, और हमने देखा कि कैसे कमेंट्री कोई परफेक्ट साइंस नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। उसमें होने वाली मानवीय गलतियां, वो नोक-झोंक ही तो हमें खेल से जोड़ती हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे महिलाओं ने इस फील्ड में आकर अपने तकनीकी ज्ञान से सिर्फ जेंडर बैरियर ही नहीं तोड़े, बल्कि क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग को एक नई दिशा और गहराई दी। और अंत में हमने समझा कि कैसे जेएनयू का ये रिसर्च पेपर इन इंसानी आवाजों को एक सॉलिड साइंटिफिक डेटा में बदल रहा है। तो कुल मिला के कमेंट्री ने सच में एक बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत लंबा। रेडियो की उन क्रैकलिंग आवाजों से लेकर आज के इस एआई के दौर तक। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं अक्सर जो चीज सोचती हूँ वो एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ हमारे सुनने वालों के लिए। क्या सवाल है वो? जिस तरह से एआई आज कमेंट्री का डेटा एनालाइज कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब एक एआई खुद लाइव मैच देखेगा और खुद ही कमेंट्री जनरेट करेगा। ये थोड़ा डरावना भी है। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा एआई सिस्टम जो रिची बेनो की तरह खामोश रहना जानता हो, जो इयान बिशप की तरह चीख सकता हो, और जिसके पास रवि शास्त्री जैसे वन लाइनर्स की पूरी डिक्शनरी हो। एग्जैक्टली। एक एकदम परफेक्ट त्रुटिहीन मशीन। लेकिन सवाल ये है कि जब वो मशीन माइक पर चीखेगी तो क्या उसकी आवाज में वो खराश होगी जो एक इंसान के गले से भावनाओं के ओवरफ्लो होने पर आती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या एक परफेक्ट एआई कभी उस अनफिल्टर्ड रॉ जज्बात की नकल कर पाएगा जो सीधे एक इंसान के दिल की धड़कन से निकलकर हमारे कानों तक पहुंचती है? मशीन शायद उस आवाज का स्ट्रक्चर समझ ले, लेकिन क्या वो कभी उस आवाज की आत्मा को महसूस कर पाएगी? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप कोई क्रिकेट मैच देखें तो सिर्फ बैट और बॉल पर नजर मत रखिएगा, उन आवाजों को भी सुनिएगा। हाँ, जो उस मैच को एक अमर कहानी बना रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ, खेल को सुनते रहिए।